नमस्कार। आज हमारे सामने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल की ताज़ा अर्निंग्स कॉल की रिपोर्ट है और इसमें इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें छिपी हैं। हम्म। ईआईएल के नतीजे पहली नज़र में शानदार हैं, लेकिन आंकड़े अक्सर पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल नहीं। आज हमारा मकसद इसी पजल को सुलझाना है। क्या ये कंपनी सच में एक ग्रोथ रॉकेट है या Q3 के आंकड़े सिर्फ एक खूबसूरत छलावा हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, और ये पजल वाकई दिलचस्प है क्योंकि जब आप पहली परत हटाते हैं तो हेडलाइन नंबर जितने सीधे दिखते हैं, कहानी उतनी सीधी है नहीं। अच्छा। अगर सिर्फ मुख्य आंकड़ों की बात करें तो Q3 FY26 का प्रदर्शन मतलब जबरदस्त रहा। कंपनी का टर्नओवर 1194 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 1194 करोड़। और पिछली तिमाहियों के मुकाबले पिछली तिमाही में ये 900 करोड़ के आसपास था और पिछले साल की इसी तिमाही में तो सिर्फ 750 करोड़। तो उछाल बहुत बड़ा है। और मुनाफे का आंकड़ा मैंने सुना वो तो और भी चौंकाने वाला है। हाँ, मुनाफे की कहानी तो अलग ही है। 243% की बढ़ोतरी। 243%? जी। टैक्स के बाद मुनाफा, जिसे हम PAT कहते हैं, वो 302 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये सिर्फ 88 करोड़ रुपए था। और मार्जिन? EBITDA मार्जिन 17% से बढ़कर सीधा 32% हो गया। 17 से 32? ये आंकड़े देखकर तो किसी भी निवेशक की आंखें चमक जाएंगी। ये तो ऐसा है जैसे कोई मैराथन धावक अचानक 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ने लगे। क्या ये नया नॉर्मल है? यहीं पर मतलब इस पजल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ओके। मुनाफे में ये असाधारण उछाल कंपनी के रोजमर्रा के बिजनेस से नहीं आया है। इसका मुख्य कारण एक वन ऑफ यानी एक बार होने वाली आय है। एक वन ऑफ इनकम? हाँ, और ये कहानी समझने लायक है। मैनेजमेंट ने कॉल पर बताया कि उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। उस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हुई जिसके चलते क्लाइंट उन पर पेनल्टी लगा सकता था। अच्छा, तो कंपनी ने मान लिया था कि उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ, अच्छी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। वो किसी संभावित नुकसान के लिए पहले से ही अपनी किताबों में एक रकम अलग रख देती हैं, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में प्रोविजन बनाना कहते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया, लेकिन हुआ ये कि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को बिना कोई पेनल्टी लगाए ही पूरा मान लिया और क्लोज कर दिया। तो जो पैसा उन्होंने पेनल्टी के लिए अलग रखा था वो बच गया। ठीक समझे। और जब वो पैसा बच गया तो उस प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ा, यानी वापस किताबों में जोड़ना पड़ा। तो इसी से मुनाफा बढ़ा। इसी एक एंट्री की वजह से कंपनी के टर्नओवर में 226 करोड़ रुपए और मुनाफे में सीधे सीधे 213 करोड़ जुड़ गए। ये एक तरह से अकाउंटिंग का कमाल है। एक मिनट, यहाँ एक बात समझ नहीं आई। पेनल्टी न लगना तो एक खर्च का न होना है, ये टर्नओवर यानी कंपनी की कमाई में कैसे जुड़ गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब कंपनी ने पेनल्टी के लिए प्रोविजन बनाया था तो उसे एक संभावित खर्च मानकर अपने मुनाफे से आप कह सकते हैं घटा दिया था। ठीक है। लेकिन जब वो पेनल्टी लगी ही नहीं तो उस रकम को वापस जोड़ना पड़ा। अकाउंटिंग के नियमों के हिसाब से इस तरह के बड़े रिवर्सल को अन्य आय या फिर रेवेन्यू का हिस्सा दिखाया जाता है। अच्छा। और क्योंकि इस 226 करोड़ रुपए की आय पर कोई लागत नहीं थी, ये लगभग पूरी की पूरी रकम यानी 213 करोड़ रुपए सीधे मुनाफे में चली गई। दिलचस्प बात यह है कि मैनेजमेंट ने इसे रूटीन बिजनेस का हिस्सा कहा। 213 करोड़ का मुनाफा जो एक पेनल्टी न लगने से आया हो, वो रूटीन कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो मैनेजमेंट का अपनी तिमाही को अच्छा दिखाने का एक तरीका लगता है। एक एनालिस्ट का ऐसे शौक कहना ज्यादा सही नहीं लगता। आपका शक जायज है और एनालिस्ट अपनी जगह बिल्कुल सही था। मैनेजमेंट का तर्क यह है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में इस तरह की क्लेम और सेटलमेंट होते रहते हैं, इसलिए ये उनके बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन एक निवेशक के लिए ये रूटीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक निवेशक के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल भी रूटीन नहीं है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, इसे मॉडल नहीं कर सकते। इसलिए असल में कंपनी की परफॉर्मेंस देखनी हो तो इस 2113 करोड़ को हटाकर देखना होगा। तो अगर हम इस एक बार की कमाई को हटा दें तो असल तस्वीर उतनी गुलाबी नहीं दिखेगी। इसी वजह से शायद मैनेजमेंट बार बार ध्यान Q3 के मुनाफे से हटाकर एक दूसरी चीज पर ले जा रहा था, जो उनके हिसाब से कंपनी की असली ताकत है, और वो है उनकी ऑर्डर बुक। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैनेजमेंट का पूरा फोकस इसी बात पर था। कॉल की तारीख तक IAIL के पास 15,670 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी। 15,670 करोड़? जी, ये कंपनी के इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर है। ये वो मजबूती है जो किसी एक तिमाही के नतीजों से नहीं बनती। 15,000 करोड़, ये तो मतलब कंपनी के सालाना रेवेन्यू से लगभग 4 गुना ज्यादा है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आज IAL को एक भी नया ऑर्डर ना मिले तब भी वो अगले 4 साल तक बिजी रहेगी। ये तो कमाल की विजिबिलिटी है। यही इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। अच्छा और ये सिर्फ पुरानी ऑर्डर बुक नहीं है, नए ऑर्डर भी तेजी से आ रहे हैं। अच्छा। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7,700 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिल चुके हैं और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि साल के अंत तक ये आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी है। वो क्या है? वो है इस ऑर्डर बुक की क्वालिटी। अच्छा। कुल ऑर्डर बुक में से 10,700 करोड़ यानी लगभग 67% वो कंसल्टेंसी सेगमेंट से है। कंसल्टेंसी? हाँ, ये जानना निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। EIL के 2 मुख्य बिजनेस हैं, एक टर्नकी जहां वो पूरा प्रोजेक्ट बनाकर देती है, हाँ। और दूसरा कंसल्टेंसी जहां वो अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और सलाह देती है। और कंसल्टेंसी में मार्जिन ज्यादा होता है? बिल्कुल, कंसल्टेंसी बिजनेस उनका ज्यादा मार्जिन वाला काम है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ काम की मात्रा पर ही नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता पर भी जीत रही है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसका मतलब और भी गहरा है। कंसल्टेंसी बिजनेस में भारी भरकम मशीनरी या एसेट्स की जरूरत कम होती है। एसेट लाइट मॉडल? जी, ये एक एसेट लाइट मॉडल है। इससे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCA बहुत बेहतर होता है, यानी लगाए हुए पैसे पर कमाई ज्यादा होती है। निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि ये भविष्य में मजबूत कैश फ्लो और अच्छे डिविडेंड की क्षमता की ओर इशारा करता है। ठीक है, तो तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ एक तिमाही का बढ़ा हुआ मुनाफा है जिसे हमें सावधानी से देखना चाहिए, और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक रूप से मजबूत ऑर्डर बुक है जो भविष्य की नींव रख रही है। तो इस बुनियाद पर मैनेजमेंट भविष्य की इमारत कैसी देख रहा है? रेवेन्यू और मार्जिन को लेकर उनका क्या अनुमान है? देखिए, मैनेजमेंट का नजरिया सकारात्मक है, लेकिन वो हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इस दमदार ऑर्डर बुक के आधार पर उन्हें उम्मीद है कि पूरे वित्तीय वर्ष FY26 में राजस्व 4,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। 4,000 करोड़? जी, लेकिन मार्जिन पर उन्होंने उम्मीदों को काबू में रखा है। जी। उन्होंने साफ किया कि Q3 में दिखा 32% का मार्जिन एक अपवाद था और ये स्थायी नहीं है। ये कहना सही भी है। अगर वो ये कहते कि हम हर तिमाही 32% का मार्जिन देंगे तो कोई उन पर यकीन नहीं करता। इससे मैनेजमेंट की विश्वसनीयता भी दिखती है। बिल्कुल। तो फिर यथार्थवादी मार्जिन क्या हो सकता है? उनके अनुसार लंबी अवधि में उन्हें कंसल्टेंसी बिजनेस में 20-25% और टर्नकी बिजनेस में लगभग 7% के EBITDA मार्जिन की उम्मीद है। 20 से 25 और 7%? हाँ, और चूंकि ऑर्डर बुक में कंसल्टेंसी का हिस्सा ज्यादा है, तो हम एक मिले जुले मार्जिन की उम्मीद कर सकते हैं जो इन दोनों के बीच कहीं होगा। ये एक टिकाऊ और यथार्थवादी लक्ष्य लगता है। और ये सारी ग्रोथ आएगी कहाँ से? क्या ये सिर्फ उनके पुराने परंपरागत बिजनेस से ही आएगी या वो कहीं और भी हाथ पैर मार रहे हैं? यहाँ कंपनी की रणनीति और भविष्य की दिशा दिखती है। उन्होंने 4 प्रमुख ग्रोथ ड्राइवरों पर जोर दिया। पहला है विदेशी बाजार। विदेश में? जी, कंपनी अब सिर्फ घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। वो मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरब, ओमान, कुवैत में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इसके अलावा अफ्रीका में नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिका में भी सक्रिय रूप से बिजनेस बढ़ा रही है। लेकिन विदेशी बाजारों में तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा। वहां तो दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां पहले से मौजूद हैं। EIL के पास कोई खासियत है जो उसे सऊदी या नाइजीरिया में उनके सामने टिकने में मदद करे? उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है हाइड्रोकार्बन सेक्टर में दशकों का अनुभव और एक कॉस्ट इफेक्टिव मतलब किफायती इंजीनियरिंग प्रोवाइडर की छवि। अच्छा। कई विकासशील देशों के लिए EIL की विशेषज्ञता और लागत का समीकरण बहुत आकर्षक होता है। समझ गया। और दूसरा ड्राइवर? दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है घरेलू केपेक्स। ये उनका मजबूत गढ़ है। IOCL, BPCL और ONGC जैसी बड़ी सरकारी तेल कंपनियां अगले कुछ सालों में भारी निवेश करने वाली हैं और EIL को इसका सीधा फायदा मिलना लगभग तय है। ये तो उनका पारंपरिक बिजनेस हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि वो नए क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। हाँ, और यहीं पर तीसरा और चौथा ग्रोथ इंजन आता है जो कंपनी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, पुल? मैं भी हमेशा EIL को एक तेल और गैस कंपनी के रूप में सोचता था, लेकिन ये अब बदल रहा है। ये उनके लिए एक उभरता हुआ और महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है। नए ऑर्डरों में इसका हिस्सा अब 25-30% तक पहुंच गया है।
25 से 30%। जी, उन्हें आईआईएम, आईआईटी और एनटीपीसी जैसे संस्थानों से डेटा सेंटर और बिल्डिंग बनाने के ऑर्डर मिले हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। ये तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने और जोखिम कम करने का एक शानदार तरीका है। अगर कल को तेल और गैस सेक्टर में मंदी आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस उन्हें सहारा दे सकता है। बिल्कुल, और चौथा ड्राइवर तो पूरी तरह से भविष्य पर केंद्रित है, नए ऊर्जा क्षेत्र। ग्रीन एनर्जी। हाँ, कंपनी कार्बन कैप्चर, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसी तकनीकों पर काम कर रही है और इसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ गठजोड़ कर रही है। इसके साथ ही जोखिम कम करने के लिए मैनेजमेंट ने एक और स्मार्ट कदम उठाया है। वो टर्नकी प्रोजेक्ट्स में ओपन बुक एस्टिमेट या ओबीई मॉडल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये ओपन बुक एस्टिमेट क्या बला है? सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये कंपनी को कैसे बचाता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपना घर बनवा रहे हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। ओके। पहला, आप ठेकेदार को एक फिक्स्ड रकम दे दें, मान लीजिए 50 लाख। अब अगर सीमेंट और सरिया महंगा हो गया तो वो ठेकेदार का सर दर्द है, उसका मुनाफा कम होगा। सही बात है। दूसरा तरीका जो ओबीई जैसा है वो ये है कि आप ठेकेदार से कहते हैं, तुम सारा सामान मेरे सामने खरीदो, सारे बिल दिखाओ और तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हें कुल खर्च पर 10% या 15% ऊपर से दूंगा। अच्छा, तो इससे ठेकेदार का मुनाफा सुरक्षित हो जाता है, चाहे लागत कितनी भी बढ़ जाए। एग्जैक्टली। ईआईएल अब यही मॉडल अपना रही है ताकि स्टील, सीमेंट या लेबर की लागत बढ़ने का जोखिम क्लाइंट उठाए और कंपनी का मार्जिन सुरक्षित रहे। ये निवेशकों के लिए एक बहुत ही राहत की बात है। ठीक है, हमने बहुत कुछ समझ लिया। एक बार का मुनाफा, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, भविष्य की ग्रोथ के 4 इंजन और जोखिम कम करने की रणनीति। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक निवेशक के नजरिए से समेटते हैं। एक तरफ शानदार ऐतिहासिक ऑर्डर बुक है तो दूसरी तरफ मुनाफे की अस्थिरता। एक निवेशक इस कश्मकश को कैसे देखे? बिल्कुल, इसे हम बुल और बेयर केस में बांट सकते हैं, यानी तेजी और मंदी के नजरिए से देख सकते हैं। इससे फैसला लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले बुल केस की बात करते हैं। वो कौन सी वजह हैं जिनके दम पर कोई ईआईएल में तेजी का नजरिया रख सकता है? बुल केस मतलब सकारात्मक नजरिया इन 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ठीक है। पहला, ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी ऑर्डर बुक जो अगले 3-4 सालों के लिए मजबूत राजस्व की गारंटी देती है। दूसरा, इस ऑर्डर बुक की क्वालिटी जिसमें ज्यादा मार्जिन वाले कंसल्टेंसी बिजनेस का 67% हिस्सा है, जो मुनाफे और कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, कंपनी सिर्फ अपने पुराने बिजनेस पर निर्भर नहीं है, विदेशी बाजारों और नए इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में विस्तार से ग्रोथ के नए रास्ते खुल रहे हैं। और चौथा, कम जोखिम वाले ओबीई या कॉस्ट प्लस टर्न की मॉडल पर फोकस, जो मार्जिन को अप्रत्याशित लागत बढ़ोतरी से बचाता है। ये तो काफी मजबूत पक्ष लगता है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। बेयर केस क्या होगा? यानी निवेशकों को किन खतरों को लेकर सतर्क रहना चाहिए? मंदी के नजरिए से भी कुछ वाजिब चिंताएं हैं। पहला और सबसे बड़ा जोखिम है उम्मीदों का। उम्मीदें? हाँ, Q3 का असाधारण मुनाफा एक वन ऑफ इवेंट था जो दोहराया नहीं जाएगा। अगर बाजार हर तिमाही ऐसे ही नतीजों की उम्मीद करने लगे तो निराशा हाथ लग सकती है। सही। दूसरा है एग्जीक्यूशन का जोखिम। 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक होना एक बात है और उसे समय पर और तय लागत में पूरा करना दूसरी बात है। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी होती है तो उसका असर राजस्व और मुनाफे दोनों पर पड़ेगा। और तीसरा जोखिम वो है जो ज्यादातर पीएसयू कंपनियों के साथ जुड़ा होता है। सरकारी कामकाज में देरी और लालफिताशाही। हाँ, कंपनी सरकारी और पीएसयू कैपेक्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर किसी भी वजह से सरकारी खर्च की रफ्तार धीमी होती है, चाहे वो चुनाव हो या नीतिगत बदलाव, तो ईआईएल के बिजनेस पर सीधा असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा जोखिम है जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ये बुल और बेयर केस की रस्साकशी को देखते हुए, ये स्टॉक किस तरह के निवेशक के लिए सही हो सकता है? देखिए, पीएसयू स्टॉक्स की कहानियां हमेशा ऐसी होती हैं। एक तरफ सरकार के समर्थन और बड़े ऑर्डर्स की ताकत होती है, तो दूसरी तरफ सुस्ती और देरी का डर। ईआईएल भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो पीएसयू क्षेत्र में वैल्यू और ग्रोथ का एक दिलचस्प मिश्रण ढूंढ रहे हैं। साइक्लिकल ग्रोथ। हाँ,
मजबूत ऑर्डर बुक और सरकारी खर्च पर फोकस इसे एक साइक्लिकल ग्रोथ स्टॉक बनाता है, जिसे मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये उन निवेशकों के लिए बिल्कुल नहीं है जो हर तिमाही में स्थिर और अनुमानित नतीजों की उम्मीद करते हैं। यहाँ आपको उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ना चाहते हैं। बताइए। EIL की पहचान दशकों से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की एक दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी की रही है। अब जब वे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और कार्बन कैप्चर जैसे पूरी तरह से नए क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कंपनी भविष्य में अपनी पहचान को एक विविध इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के रूप में सफलतापूर्वक बदल पाएगी? और अगर वो ऐसा कर पाती है, तो क्या ये बदलाव इसे बाजार में एक नई री-रेटिंग की ओर ले जाएगा, जहां बाजार इसे सिर्फ एक PSU नहीं बल्कि एक भविष्य की इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में देखेगा? इसका जवाब ही EIL के शेयर की लंबी अवधि की कहानी तय करेगा।